Sopraman, a mind inspiration leads insight. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं आपका अपना अमन अरोड़ा और आज मेरे साथ दीपक कंबोज जी हैं, स्पोर्ट्स की सेलिब्रिटी हैं। मेरा एपिसोड है अमन टॉक्स का, आज तीसरा एपिसोड है और मेरे जो गेस्ट हैं वो दीपक जी हैं, स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी हैं, इंडियन क्रिकेट टीम जो दिव्यांग है उसके कोच हैं और काफ़ी टाइम से स्पोर्ट्स के अंदर हैं। तो सर वेलकम है आपका जी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत से चैनल्स पे आप घूमते हैं सर, आपकी बहुत सी इंटरव्यूज मैंने देखी हैं जी। पर इंट्रोडक्शंस में आपसे जानना चाहूँगा कि अपने बारे में खुद बताइए प्लीज़। बिल्कुल, सभी को मालूम ही है वैसे तो कि मैं इतने सालों से दिव्यांग खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग करवा रहा हूँ और बहुत सी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आई हैं मेरी कोचिंग के अंडर में। जैसे कि फर्स्ट एशिया कप 2015 में भारतीय दिव्यांग टीम ने जीता था और ऑक्सीजन कप श्रीलंका से और बांग्लादेश से ट्रायंगुलर सीरीज़ और काफ़ी ऐसी अदर कंट्रियों के साथ जो सीरीज़ हुई हैं वो ही मेरी कोचिंग में भारतीय दिव्यांग टीम ने जीती हैं। तो काफ़ी बड़ी बड़ी अचीवमेंट आई हैं और अच्छे लेवल पर जाकर मैं एक विलेज से निकलकर वहाँ पे मैंने जाके कोचिंग करवाई है बिना हाथ बिना पाँव के खिलाड़ियों को। बड़े ही छोटे विलेज से आप आते जी, हैं जी। और एक छोटे विलेज से उठकर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बनना और उस लेवल तक जाना, बहुत सी मुश्किलें आती हैं। जी, मुश्किलें तो देखो नॉर्मल सी बात है कि गांवों में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती और एक छोटा सा शहर है हमारा, नगर पालिका है, इतना बड़ा शहर भी नहीं है और जहां से निकलकर उस लेवल पर पहुंचना मुश्किलें तो देखो होती हैं, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि एक गांव से निकलकर इतनी बड़े लेवल पे पहुंचना तो मेरे को प्राउड फील भी होता है, कई बार महसूस करता हूं कि इस गांव से निकलकर मैं एक छोटा सा गांव है, चिमो गांव है मेरा, और वहां से निकलकर मैं इतने बड़े लेवल पे मैंने दिव्यांग खिलाड़ियों को कोचिंग दी है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सर बचपन के बारे में जानना चाहूँगा क्योंकि जो भी चीज़ अपन स्टार्ट करते हैं ना, हमें स्टार्टिंग में लग जाता पता कि बचपन से हम कैसे बनेंगे। बिल्कुल, बचपन देखिए, बचपन सबसे पहले तो ये है कि बचपन आज भी याद आता है। बचपन बहुत आज हम फील करते हैं कि वो चीज़ें आज के टाइम में नहीं है जो हमारे बचपन में थी। हम उन चीज़ों को फेस करते थे, काफ़ी जो गेम्स थी एक एंटरटेनमेंट इंजॉय वाली गेम होती थी, फनी गेम होती थी। और मैंने क्रिकेट जो स्टार्ट किया था वो 1997 से स्टार्ट किया था और गांव से, छोटे से विलेज से मैंने इस चीज़ को सीखा। वहाँ से मैं निकला, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े क्लबों में जाके प्रैक्टिस किया और वहाँ से जो मेरी जर्नी है स्टार्ट हुई है क्रिकेट की, तो बहुत अच्छा भी लगा। और बचपन तो देखिए सबका जो है बहुत ही अच्छा ही रहता है। याद है आपको आपने किस एज में बैट पकड़ना शुरू किया? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया जैसे कि 1997 से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया है, तब आई थिंक 6.5-7 साल की एज होगी मेरी। और तब से बस लोकल खेलते थे गांव में, जैसे नॉर्मल क्रिकेट होती है, तब ये फैसिलिटी नहीं थी इतनी और इक्विपमेंट्स जो थे नॉर्मल बैट होते थे, कोई इतना अच्छा नहीं था। आज के टाइम में तो बहुत फैसिलिटी हैं, बच्चों के पास प्रॉपर किट होती है, बट तब कोई ऐसा प्रॉपर किट नहीं होती थी। नहीं, आपकी गेम बहुत अच्छी थी क्योंकि एक सेक्रीफाइस है कोचिंग देना और आप अपनी गेम के अंदर भी आगे जा सकते थे और आपने फिर कोचिंग ही क्यों चुनी? देखिए, जब मैं खेल रहा था तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह में काफ़ी खेला, डिस्ट्रिक्ट भी खेला, इंटर स्टेट खेला और काफ़ी लंबे टाइम तक मैं खेलता रहा। तो उसके बाद कुछ जैसे मैचेस मिल रहे थे बट उनमें किसी मैच में एक्स्ट्रा में बिठा दिया जाता था, किसी मैच में मुझे चांस मिलता था तो वो परफॉर्मेंस, जब हम परफॉर्मेंस करने के लायक होते थे तो हमें एक्स्ट्रा में बिठा दिया जाता। तो 3 साल मैं लगातार खेला बट जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था वो किसी वजह से नहीं मिल पाया जहां तक मुझे पहुंचना चाहिए था। तो फिर मेरे कोच जो मेरे गुरु थे शंकर सैनी जी और विक्रमजीत सिंह जी, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप स्पोर्ट्स के साथ भी जुड़े रहेंगे और एक NIS स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया से एक कोर्स होता है स्पेशल कोच का, तो वो मैंने कोच का कोर्स किया, उन्होंने गाइड किया मुझे। तो जैसे ही मैंने कोच का कोर्स किया तो तब से फिर मेरा रुझान जो है वो कोचिंग लाइन की तरफ आया, तो वहाँ से मेरा जो गेम है वो छूट गया, लीव हो गया वो। तो कई बार पछतावा होता है कि यार मैं कोचिंग साइड में चला गया। पछतावा होता है, बिल्कुल पछतावा होता है, क्योंकि अगर आज मैं वो गेम कर रहा होता तो कहीं ना कहीं आज रणजी ट्रॉफी जैसे IPL है वो फेमस हो चुका है और भी T20 लीग्स बहुत हम देखते हैं, आज उस लेवल पे शायद मैं खेल रहा होता, बट फील होता है। और आज लेकिन जैसे दिव्यांग खिलाड़ियों को ये भी हमारी स्ट्रेंथ है और इतने बड़े लेवल पे हम काम कर रहे हैं और इतनी यानी बड़ी अचीवमेंट आई है और यंग एज में आई है। 22 साल की एज में मैं जो इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग कराई है और एक जैसे आप लगा लीजिए कि देश के सबसे युवा कोच का नाम भी मुझे मिला है। तो अब
अच्छा लगता है, महसूस होता है कि बहुत बढ़िया काम हुआ। क्रिकेट है जो इंडिया में धर्म जी। है माना जाता है, जी, क्योंकि जो इम्पोर्टेंस क्रिकेट को मिलती है बाकी स्पोर्ट्स को नहीं मिलती। आप एग्री करते हो इससे? जी जी, देखिए धर्म से बढ़कर ही है ये तो, क्योंकि क्रिकेट पूरे वर्ल्ड में है, किस देश में क्रिकेट नहीं खेला जाता? बिल्कुल। हर कोई, चाहे पॉलिटिशियन है, क्रिकेटर है, एक्टर है, कोई भी है, सिंगर है, सब क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं। अब देखिए क्रिकेटर कहीं भी खड़ा हो जाता है, उसको सब जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा जो खेल है, राष्ट्रीय खेल है, आज चलो अच्छा कर रहा है, बढ़िया है, आज वो भी फेमस हो चुका है, बट क्रिकेट जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, मिसाल है एक। और खेल प्रेमी है, इसको बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। अभी वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप को बड़ा अच्छा एंजॉय किया सभी खेल प्रेमियों ने, तो एक पूरे वर्ल्ड में इसकी मिसाल है क्रिकेट की। कोचिंग देना मेरे ख्याल से बड़ा डिफिकल्ट है, और खासकर आप नॉर्मल बच्चों को नहीं दे रहे कोचिंग, आप दिव्यांगों को दे रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी मुश्किल आती है उसमें? देखिए जब हम किसी डिफरेंट गेम में जाते हैं और डिफरेंट खिलाड़ियों को जाके हम कोचिंग करवाते हैं, और ऐसे खिलाड़ियों को जिनके हाथ नहीं है, पाँव ही नहीं है। एनआईएस किया मैंने, और एनआईएस में सिर्फ नॉर्मल खिलाड़ियों को टिप्स दिखाए गए हमें। ओके। हमने सीखे कि बैट कैसे पकड़ना है और बॉलिंग कैसे करनी है। वो सिर्फ एक कोचिंग जो हमें करवाई गई, वहाँ पे जो स्टडी करवाई गई, वो सिर्फ एक नॉर्मल खिलाड़ियों की थी। ओके। बट जो दिव्यांग खिलाड़ियों का है वो डिफिकल्ट बहुत है, किसी का हाथ ही नहीं है, किसी का पाँव ही नहीं है। और एक खिलाड़ी हमारा बहुत फेमस हो चुका है, सभी जानते हैं, अमीर हुसैन जम्मू से। सचिन तेंदुलकर जी उनको मुंबई में लेके गए देखा हैं, मैंने। और एक लीग भी हुई थी T10, तो उसमें भी वो खेलते हुए नजर आए। किनके साथ? सेलिब्रिटियों के साथ। उसमें अभिषेक बच्चन भी है, अमिताभ बच्चन भी है, और अक्षय कुमार बॉलिंग कर रहे हैं, वो बैटिंग कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी। इरफान पठान, यूसुफ पठान, बिल्कुल, सब खेल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर बॉलिंग कर रहे हैं अमीर हुसैन को, और दोनों शोल्डर नहीं है उस लड़के। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है कि दोनों शोल्डर ना होने के बाद भी वो लड़का उसी जज्बे से, उसी जुनून से वो बल्लेबाजी कर रहा है, उसी जुनून से वो बॉलिंग कर रहा है। और एक उसकी जो वायरल हुई थी, फील्डिंग करते समय उसने एक पाम से बाउंड्री पे जाते हुए बॉल को फील्ड किया। बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है कि जिसके दोनों शोल्डर ही नहीं है, फील्डिंग करना, बॉलिंग करना, बैटिंग करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं हमारे, किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, और एक एक लेग पे पूरे फील्ड में बैटिंग करना, पूरे फील्ड में फील्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है इन दिव्यांग खिलाड़ियों को। बट हम गाइड करते हैं और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। बिल्कुल। और अच्छे लेवल पे हमारी इंडिया टीम अपने आप को रिप्रेजेंट कर। अभी आपने जुनून की बात की, दीपक को जुनून कहाँ से आया? देखिए जुनून जब ऐसे खिलाड़ियों को देखा जाता है तो नॉर्मल सी बात है कि जुनून आएगा। और इमोशनल, जैसे कहते हैं कि इनकी जो स्टोरीज हैं वो सब इमोशनल है, ओके, इंस्पायर करती हैं। बिल्कुल। जब ये खिलाड़ी ग्राउंड में उतरते हैं तो ये खिलाड़ी जीना सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इन खिलाड़ियों का कोई ऐसा नहीं है कि ये बचपन से हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी का कोई मशीन के साथ कट हुआ है, जैसे आरा की मशीन होती है, किसी का, जैसे वो अमीर हुसैन की बात कर रहा हूँ, उसके जो दोनों आते हैं वो आरा मशीन में कट हुए हैं। हमारा एक खिलाड़ी है जो अच्छा खेल रहा था नॉर्मल क्रिकेट में, और उसका एक्सीडेंट हो गया, बाइक से गिरा, तो उसके पाँव में ऐसी दिक्कत आई कि उसका ऑपरेशन करना पड़ा और उसका पैर पूरा काटना पड़ा। आज वो दिव्यांग खिलाड़ियों में बहुत अच्छा बेहतर कर रहा है। एक ही लेग पे वो अपनी गेंदबाजी करता है, एक ही लेग पे वो बल्लेबाजी करता है। तो इनसे मैं इंस्पायर भी होता हूँ और इनको कोचिंग भी देता हूँ, और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं ऐसे खिलाड़ियों को कोचिंग दे रहा हूँ, और ये मेरी स्ट्रेंथ है। इन फ्यूचर ये खिलाड़ी बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे और पूरे विश्व में एक इनकी पहचान होगी, और जरूर लोग इनके भी मैच घर पे देखेंगे टीवी पे चलते हुए। जैसे कि अभी DPL हुआ था शारजा में, आपने देखा होगा, शारजा में बहुत अच्छा परफॉर्म किया सभी दिव्यांग खिलाड़ियों ने। मैं जानना चाहूँगा क्योंकि कोचिंग का फील्ड ना बहुत वाइड फील्ड है, और बहुत कुछ सेक्रीफाइस आपने लगे, अपनी गेम को छोड़ा, उस साइड चले गए। बिना स्पोर्ट के तो होता नहीं। कैसी स्पोर्ट रही फैमिली की, या साथ में जो लोग थे उन्होंने कैसा सपोर्ट किया? देखिए अगर स्पोर्ट की बात करें तो सबसे पहले तो फैमिली की सपोर्ट होती है, देन कोचिस आपको कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, कैसे गाइड कर रहे हैं। तो वो सपोर्ट मुझे घर से मिली है, फैमिली से मिली है, और कोचिस मुझे अच्छे मिले हैं। जो गुरु हैं, अगर अच्छा गुरु मिल जाए तो हमें कोई भी ऐसी मंजिल या हम जहाँ तक ना पहुँच पाए, अच्छे गुरु हैं तो हम जरूर अपनी अच्छी मंजिल पे पहुँच सकते हैं।
तो मुझे अच्छा मोटिवेशन मिला है। और बड़े भाई हैं मेरे संदीप कंबोज जी, हाँ जी, हाँ जी। वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बॉलिंग बैटिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं, फेमस रहे हैं वो खिलाड़ी, तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। दीपक जी, एक बात और जानना चाहूंगा, कई आपको लगा यार कि पछतावा तो नहीं हुआ कई बार मैंने गलत फील्ड चूज कर लिया कि यार बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत की है आपने और अभी मेहनत जारी है, जी लगा नहीं आपको कई बार भी पछतावा होता है इस चीज का? नहीं, देखिए स्ट्रगल किस चीज़ में नहीं है, हर चीज़ में स्ट्रगल है। हम कुछ भी आज की लाइफ में अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, हर जगह कंपटीशन है, बिल्कुल। फुल स्ट्रगल है। और जिस चीज़ में स्ट्रगल ही नहीं है उसका मजा ही नहीं है। जो बंदा स्ट्रगल करता है वो बहुत सी चीज़ों को फेस करके आगे वो कामयाब होता है। बिल्कुल, वो मोटिवेट करता है। बिल्कुल जिस बंदे को बना बनाया मिलता है वो देखिए क्या मोटिवेट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मेन तो क्या है कि इस फील्ड को मुझे तो नहीं लगा कि मैंने गलत चूज किया है, मेरे लिए बेस्ट है। और आज जो पहचान मिली है मुझे इसी फील्ड से मिली है। और ऐसे लगा लिए कि ये मेरा लव है और इससे इतना प्यार है मुझे क्रिकेट से कि ये लाइफ टाइम तक यही चलने वाला है अभी। और चूज किया तो इसी ने नाम बनाया मेरा। नहीं नहीं, पहचान आपने बना ली है, बिल्कुल। अभी कुछ और बड़े पड़ाव बाकी हैं क्योंकि अभी तो आसमां की स्टार्टिंग हुई है, जी। अभी आपको बहुत आगे जाना है। हाँ जी, तो क्या सोच रखा है दीपक ने कि कहाँ तक पहुँचना है? देखिए सबसे बड़ा ड्रीम है मेरा कि जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं मेरे, वो मेरा सपना यही है कि एक दिन मैं अपनी लाइफ में वर्ल्ड कप जीते हुए इन दिव्यांग खिलाड़ियों को देखना चाहता हूँ। नाइस। वो चाहे मेरी कोचिंग में हो, मैं उस टाइम कोच रहूं ना रहूं वो बात की बात है, बट मैं इन दिव्यांग खिलाड़ियों को वर्ल्ड चैंपियन देखना चाहता हूँ। जैसे कि उन्होंने मेरी कोचिंग में एशिया कप जीता, ट्रायंगुलर सीरीज जीती, ऑक्सीजन कप जीता। आज तक जितनी भी मैंने कोचिंग कराई है, कभी भी मेरी कोचिंग में भारतीय दिव्यांग टीम कभी भी हार के नहीं आई। विदेशों में अच्छा नाम कमाया सभी टीमों ने। और मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड कप मेरी कोचिंग टाइम में या फिर मैं जीते जी, अगर भारतीय दिव्यांग टीम जीती है तो इससे बड़ा मेरा ड्रीम कुछ नहीं होगा। मैंने ना कुछ दिन पहले एक मूवी देखी घूमर, बिल्कुल, वो मुझे लगा कि जैसे जैसे आप कोचिंग देते हैं ना जिन बच्चों को, उन्हीं से रिलेट करती है। आपने भी शायद मूवी देखी होगी वो। बिल्कुल। मैंने घूमर मूवी देखी तो मैंने उसका ट्रेलर देखा। ट्रेलर जब रिलीज हुआ तो मैं शॉक हुआ कि जैसे मैं कोचिंग करवा रहा हूँ वैसे ही एक मूवी बन के लोगों के बीच आ रही है। ओके। और उसमें वैसे ही लड़की को अभिषेक बच्चन जी, देखिए अभिषेक बच्चन जी बहुत बड़ा रुतबा है, बड़ा नाम है इंडस्ट्री में। अमिताभ बच्चन जी भी है उसमें, अंगद बेदी जी भी हैं, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उसमें। सैमी खैर जी भी हैं और सैमी खैर ने वो कैरेक्टर जो प्ले किया है और उसमें उसका हाथ नहीं है। हाथ कैसे नहीं है? वही सेम स्टोरी जैसे मैंने पहले आपको रिपीट किया कि एक्सीडेंट होता है, नॉर्मल होती है वो। ओके ओके। बिल्कुल। जैसे ही उसका एक्सीडेंट होता है, हाथ कट हो जाता है, ऑपरेट हो जाता है उसका, फिर उसके पास कोई ड्रीम बचता ही नहीं है। जैसे नॉर्मल खिलाड़ी खेल रहे हैं उसके पास कोई ड्रीम होता ही नहीं है, तो वो सुसाइड करने का सोचती है कि मेरे तो सपने खत्म हो गए। वैसे ही सेम दिव्यांग खिलाड़ियों का है कि दिव्यांग खिलाड़ियों के भी ऐसे सपने खत्म हो गए थे। इन खिलाड़ियों को भी मालूम ही नहीं था कि हमारी इंडिया की टीम है। तो जैसे जैसे उनको पता चला कि इंडिया की टीम है, हम नॉर्मल क्रिकेट में कुछ नहीं कर पाए, तो हम अपने ही लेवल की जो क्रिकेट है, अपने ही जो दिव्यांग खिलाड़ियां उनमें खेल के हम देश का नाम रोशन कर सकते। तो उस बेस पे ये मूवी बनी। उस मूवी में अभिषेक बच्चन उस लड़की को कोचिंग दे रहे हैं। ओके। और सेम वही चीज है जैसे मेरी लाइफ से, जैसे मैं कोचिंग करवा रहा हूँ, एशिया कप जीतते हैं, वैसे ही उसमें वो दिखाया हुआ है। तो वो मूवी आपसे रिलेट करते हैं, आपने बहुत बार देखी होगी मूवी फिर, क्योंकि आपको तो बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि वो रिलेट करते हैं मूवी। यार ये अभिषेक बच्चन की जगह दीपक कंबोज है। बिल्कुल, मैं अपने आप को महसूस कर रहा था। और उस दिन देखिए, आज मैं सच बता रहा हूं, उस दिन मैं रोया, खूब रोया। और मैं रोया क्यों, उसका रीजन मैं बताता हूं। जब वो मूवी देखी मैंने, एक एक चीज उस मूवी में एक एक चीज, वो चीज दिखाई हुई है जो मेरे लाइफ से रिलेट करती है। और मुझे फील हुआ कि यार जब ये मूवी इंडस्ट्री में आई है तो ऐसी मूवी की स्क्रिप्ट मैंने कई साल पहले लिख रखी है। ओके। और बात ये थी कि खुशी भी थी और दुख भी था। खुशी इस चीज की थी कि दिव्यांग खिलाड़ियों को मोटिवेशन के लिए वो मूवी आई है, निकल के आई है। बट दुख इस चीज का था कि मूवी तो आई है बट ऐसी ही स्क्रिप्ट सेम मैंने लिखी हुई। ओके। और मुझे विश्वास है एक दिन मैं वो मूवी बनाना चाहता हूँ। और बिशन दास जी के बेटे हैं अंगद बेदी जी। अंगद बेदी जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं
और उन्होंने घूमर मूवी बनाई है, आर बाल्की जी हैं। तो ऐसी ही मूवी मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में आए और वो स्टोरी मैं देना चाहता हूँ उनको, और ऐसी ही स्टोरी जो रियल है वो स्टोरी, तो ऐसी ही एक घूमर मूवी एक और निकल के आए और इंडस्ट्री में आए तो उसका बहुत अच्छा मैसेज आएगा। तो अंगद बेदी जी से मेरी मुलाकात की जो प्लानिंग है मैं जरूर कर रहा हूँ, और उनसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अंगद बेदी से। और जिस दिन उनसे मेरी मुलाकात होगी उस दिन पूरे देश में बहुत बड़ा एक मैसेज जाएगा, और पूरे नेशनल मीडिया में एक ही बात होगी जिसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। और अंगद बेदी जी से जिस दिन मेरी मुलाकात होगी वो सारी चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ, और उनसे सारी मैं डिस्कस करूँगा कि ऐसी मूवी एक और निकल के आ सकती है दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, और बहुत ज़्यादा इमोशनल। और अंगद बेदी जी से मैं ज़रूर प्लान कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मुलाकात हो, और बहुत ही अच्छे इंसान है वो, और पंजाबी हैं, क्योंकि पंजाबी के काम आता है, और पंजाबी बहुत आज पहचान बनाई हुई है पंजाबियों ने। तो ज़रूर उनसे मुलाकात होगी जिस दिन, तो मैं अच्छा मैसेज देना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि अंगद बेदी से जिस दिन मुलाकात हुई उस दिन एक मूवी और प्लान हो सकती है, और एक मूवी और खिलाड़ियों के लिए निकल कर आ सकती है। उसका रीज़न क्या है, MS धोनी मूवी आई थी। MS धोनी मूवी तब बनी ना जब MS धोनी था। बिल्कुल। अगर MS धोनी ना होते, क्रिकेट ना खेल रहे होते, तो देखिए मूवी कहाँ निकल के आती। बहुत अच्छी मूवी, सबने देखी है। सुशांत सिंह राजपूत का जो कैरेक्टर था बहुत अच्छा प्ले किया उन्होंने। वैसे ही जो मूवी है मैं वैसे ही प्लान कर रहा हूं कि अगर दिव्यांग खिलाड़ियों की टीम है तभी घूमर मूवी आई है ना, तभी प्लान की गई है। ऐसा नहीं है कि किसी के माइंड में आया, डायरेक्टर के प्रोड्यूसर के माइंड में आया कि ऐसी मूवी बना देते हैं। अगर इंडिया की टीम है, इंडिया के खिलाड़ी खेल रहे हैं, और वैसी ही चीजें नॉर्मल उसमें दिखाया गया, सबने देखा है कि घूमर फिल्म में क्या दिखाया गया, दिव्यांग खिलाड़ी दिखाए। तो वही सारी प्लानिंग कर रहा हूँ, और बहुत जल्द मेरी प्लानिंग है कि अंगद बेदी जी से मेरी मुलाकात हो। वैसे भी इंडिया में सीक्वल बहुत बनते हैं, तो घूमर 2 भी आ सकती है, और उसमें आपको देखा जा सकता है। बिल्कुल, सीक्वल अगर बनता है तो देखिए ये मूवी बहुत ही जबरदस्त आने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लाखों लोग इस मूवी को देखेंगे, बिल्कुल, ये मैं दावा कर रहा हूँ। और पूरे नेशनल मीडिया में देखिए, नेशनल मीडिया जल्दी से किसी फिल्म इंडस्ट्री की किसी मूवी को नहीं प्ले दिखाते, बट ये जब मूवी आएगी, इसकी प्लानिंग होगी जब, तो ये पूरे देश में इतनी वायरल होगी और इसका मैसेज बहुत बड़ा जाएगा। और जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और रियलिटी स्टोरी दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने जीना सिखाया है। दीपक जी, आप कोच हो, प्लेयर हो जी, और मुझे पता लगा कि सिंगर भी हो। बिल्कुल। ये शुरुआत कैसे हुई सिंगिंग वाली? देखिए, सिंगिंग की बात करें तो इसके पीछे भी बड़ी कहानी है। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री का कोच पॉइंट हुआ, और किस फिल्म इंडस्ट्री का, अदर कंट्री की फिल्म इंडस्ट्री, अफगान सेंसर बोर्ड का, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो वहाँ के जो सेलिब्रिटी थे, वहाँ की हीरोइंस, वहाँ के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बहुत ही अच्छे मित्र थे मेरे, और काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ टच में थे, बातचीत होती थी हमारी अच्छे से। तो उन्होंने एक दिन मेरे से डिस्कस किया कि आपके कंट्री में सारे सेलिब्रिटी, चाहे वो बॉलीवुड के हैं, पंजाब के हैं, कन्नड़ के हैं, साउथ के हैं, सबकी क्रिकेट की टीम में है। वो एक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलते हैं, CCL। ओके। उसमें सब सेलिब्रिटी एंजॉय करते हैं, सब हीरोइंस एंटरटेनमेंट करती हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्लान किया कि हम भी इंडिया में आके आपके देश के जितने भी एक्टर हैं उनके साथ दोस्ताना मैच करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे तब 2017 में अपनी फिल्म इंडस्ट्री का कोच पॉइंट किया। देन मुझे कोच पॉइंट करने के बाद उन्होंने पहले जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं करण मेहता जी, उनसे उन्होंने डिस्कस किया। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे जाके मुलाकात किया मुंबई में करण मेहता जी से, अच्छे से डिस्कस किया, और मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए जैसे मुझे कोच पॉइंट किया अफगान सेंसर बोर्ड का। तो वहाँ पे डिस्कस हुआ कि सेलिब्रिटियों का एक दोस्ताना मैच करवाया जाए। तो तब मेरी मुलाकात सुनील शेट्टी जी से भी हुई। और फेम है, बहुत उनकी मूवीज देखता था, तो बड़ी खुशी हुई मेरे को कि ऐसे सेलिब्रिटी से मैं मिला। और तब हमने डिस्कस किया कि दोनों कंट्रियों के बीच में अच्छा मैच हो, दोस्ताना मैच हो, अफगान सेंसर बोर्ड की सेलिब्रिटी और इंडिया के सेलिब्रिटी एक मैच प्ले करें, जिससे कि एक अच्छा मैसेज जाए दोनों देशों के बीच में। देखिए, नॉर्मल क्रिकेट तो आप देख ही रहे हैं, हम सब देखते हैं
कि सभी देशों में बहुत प्रेम रहता है सभी खिलाड़ियों में, तो वो प्लानिंग थी कि सभी सेलिब्रिटियों में भी कुछ ऐसे ही एक फ्रेंड सर्कल बढ़े, वहाँ के सेलिब्रिटी और यहाँ के सेलिब्रिटी। बट किसी कारण जैसे कि कुछ इशू हुआ था, सभी को मालूम ही है कि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी अफगानिस्तान से, तो वहाँ से तब जो प्लानिंग थी वो सारी ख़त्म हो गई और वो जो इवेंट था वो किसी कारण नहीं हो पाया जी। और तब जो सिंगिंग का जो सिस्टम था वहाँ से मेरा शुरू हुआ। वहाँ की जो हीरोइंस थी वो यहीं आई हुई थी अपने रतिया शहर में। ओके। तो वहाँ यहाँ पे शूटिंग करने के लिए आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कुछ इंडिया की भी हीरोइंस थी जो मेरी बहुत ही अच्छी मित्र थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि दीपक आप क्रिकेट में तो आपकी एज कम है, इतनी एज नहीं है, तो आप सेलिब्रिटियों के साथ तो जुड़े हुए हो, सब प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर सब आपके अच्छे दोस्त हैं, तो आप सिंगिंग, मॉडलिंग इसमें भी ट्राई करो क्योंकि बहुत से क्रिकेटर हैं, हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं, मस्ती करते हैं। आपने देखा भी होगा शेखर धवन तो सबसे ज्यादा मस्ती करता है। बिल्कुल। उसकी मूवी भी आई थी डबल एक्सल, उसने उसमें कैरेक्टर निभाया। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही मुझे उन्होंने अप्रोच किया और बोले आप इसमें आजमाओ अपने आप को, हाइट भी है, लुक भी है, तो जाने कि ऐसा लगा लीजिए पंप दिया। तो पंप नहीं जायज भी था। मुझे डांस आता है, भंगड़ा आता है पंजाबी, और मैंने अपने आप को फिर उसमें लेकर आया मैं। बट मैंने यही सोचा कि एक अच्छा मैसेज जाए, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे अपने ही अफगान के जो पख्तून एक लैंग्वेज है उनकी, उन्होंने वो सॉन्ग किया था, तो उसमें मुझे उन्होंने एज ए साथ में लिया और मैंने उसमें कैरेक्टर प्ले किया उस हीरोइन के साथ जो कृष्णा अरमान है, अफगान की बहुत बड़ी फेमस सिंगर भी है और मॉडल भी है। तो उनके साथ मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया। देन फिर मैंने एक जीत का जश्न गाना गाया, तो उसमें मेरे साथी थे केपी नामदेव जी, पवन जी, तो हमने वो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए जीत का जश्न गाना गाया। फिर उसके बाद एक किसान का कैरेक्टर आया हमारा, हाँ जी, उसमें मैं फार्मर का कैरेक्टर प्ले किया, अपने आप को साबित किया कि फार्मर के साथ क्यों होता है, फार्मर सुसाइड क्यों करते हैं, क्या रीज़न होता है, कर्जे के नीचे दब जाते हैं, तो वो चीज़ें सारी उस गाने में दिखाई गई। तो अन्नदाता के हालात गाने का नाम था। उसके बाद फिर मैंने एक गाना वर्ल्ड कप के लिए प्ले किया कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी गाना हो गया है और किसान के लिए भी एक अच्छा मैसेज चला गया है। तो एक देश के उन खिलाड़ियों के लिए जो हमारे नॉर्मल खिलाड़ियाँ जो देश के लिए इतना बड़ा रुतबा रखते हैं, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, और वर्ल्ड कप था अभी 2023 में जो हुआ था, तो उसके लिए मैंने गाना बनाया जश्न हिंदुस्तान। ओके। और बड़ा अच्छा गाना, और सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया ने बहुत उसको, नेशनल मीडिया ने वकायदा उस गाने को प्ले किया, अपने चैनलों पे दिखाया, और बहुत अच्छा मैसेज किया उसका। तो वो गाना मैंने प्ले किया और आज भी वो गाना गूंजता रहता है, जश्न हिंदुस्तान। और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि पूरे जैसे ही इंडिया टीम जब भी जीत के आए, चाहे वो दिव्यांग खिलाड़ी है, चाहे हमारे हॉकी प्लेयर हैं, चाहे क्रिकेटर हैं, XYZ ओलंपिक प्लेयर हैं, जो भी जब भी जीत के आए तो वो गाना गूंजे, जश्न हिंदुस्तान। तो जश्न हिंदुस्तान देश का गाना है, बिल्कुल एंथम सॉन्ग है। तो जीत का जश्न मनाया जाएगा। बिल्कुल जश्न हिंदुस्तान है, तो वो तिरंगा हमारा हमेशा झूमता रहे, तो उसके लिए गाना प्ले किया। तो ऐसे सिंगिंग, विंगिंग, मॉडलिंग, ऐसे मैंने शेड्यूल बहुत बिजी है आपका वैसे, बिल्कुल। पर देखो हर इंसान का कोई ना कोई शौक होते हैं, एक प्रोफेशन भी है, आपका शौक भी है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें पसंद है आपको? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो मेन तो जो है मेरा क्रिकेट ही है, ठीक है जी। उसके बाद ये सिंगिंग वगैरह, इसमें मैं इंजॉय करता हूँ, मस्ती करता हूँ, और मस्ती मुझे करने का बहुत अच्छा लगता है। और किसी भी शादी में देखिए आप, मैं झूमता रहता हूँ, फनी करता हूँ। और बहुत से लोग कहते भी हैं कि आप यार फील्ड से भटक रहे हो, इस लाइन में आ रहे हो, बट मैं कहता हूँ सबको कि यार लाइफ है, लाइफ में हमारे पास अगर वो चीज़ें हैं तो लोगों को करके दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का भी दिल जीतिए आप। अगर आप में वो टैलेंट है, ये नहीं है कि आप एक कोच हो, क्रिकेट के कोच हो, आप क्रिकेट के साथ जुड़े हो तो आप कुछ अलग से नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आप में जो टैलेंट आप करके दिखाइए। तो वो टैलेंट जो है मैं प्ले करता रहता हूँ। और मूवी की, जैसे मैंने घूमर मूवी की बात की है, तो अगर इंडस्ट्री में वो मूवी आती है तो फिर एक बड़ा आपको कैरेक्टर और देखने को मिल सकता है, एक्टिंग वाला भी। बिल्कुल बिल्कुल, और काफ़ी प्रोड्यूसर से बातचीत भी होती है, तो एक्टिंग वाला कैरेक्टर भी मिल सकता है। और लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक्टर कोई बचपन से थोड़ी बन के आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। हम हर रोज तो नई एक्टिंग करते हैं,
क्रिकेट में जाए देखिए, हम बच्चों को सिखाते हैं तो उसमें पता नहीं कितनी एक्टिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, हम कहीं भी जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो हर जगह तो एक्टिंग है। जिंदगी भी एक्टिंग है। बिल्कुल। पैसे की बहुत इंपॉर्टेंस है लोगों को आजकल। आप पैसा कहाँ रखते हो, मतलब पैसे को कहाँ देखते हो, मतलब भाई पैसा की क्या वैल्यू है, और आप मतलब एक परिभाषा देनी हो पैसे की या इंपॉर्टेंस अगर बतानी हो पैसे की, तो आप कैसे डिफाइन करते हो? देखिए, दीपक के लिए पैसा क्या है? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया है कि पैसे के बिना भी देखिए लाइफ नहीं चलती। बिल्कुल, पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फेम भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल है, बिल्कुल। बट मैं प्रेफर करना चाहूँगा फेम को। ओके। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो है बट उनकी वैल्यू नहीं है, Value कोई जानता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आज किसी अगर शख्स का फेम है, अगर आज हम यहाँ पे बैठे हैं तो हर बंदा खुश होके चाय पूछता है, पानी पूछता है, बिल्कुल, जिसका फेम है, बिल्कुल। जिसने देश में अच्छे काम किए हैं, चाहे वो सोशल वर्कर हैं, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, तो अगर उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो देखिए सब रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल। और फेम बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर पैसे की बात करें, पैसा इंपॉर्टेंट भी है, और अगर पैसा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसके बिना हमारी घर गृहस्थी नहीं चलती। और पैसा लिमिट का होना चाहिए। अगर ज्यादा पैसा ओवर हो जाए तो कहीं ना कहीं तो भी दिक्कत माइंड भटक जाता है। फिर जो हमारे लेवल के जो दोस्त होते हैं, या रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, हम कहीं ना कहीं उनसे कट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे प्रेफर जिसको मैंने किया वो फेम है। तो फेम बहुत जरूरी है। मतलब देखो, पैसा भी जरूरी है, फेम भी जरूरी है। जिस फील्ड में हो आप, मतलब रोज आपको नया चैलेंज है, बिल्कुल। क्योंकि रोज नया बच्चा आपके पास कोचिंग के लिए आता है, और जितना कंपटीशन है इंडिया में, जी। 140 करोड़ लोगों में 11 लोगों ने खेलना है। बिल्कुल बिल्कुल। और 11 खेलने हैं, और आपको पता भी है 11 ने खेलना है, उस लेवल तक जाना। बहुत से बच्चे आते होंगे, बिल्कुल। टूट जाते होंगे बीच में, छोड़ जाते होंगे, 3 महीने आए, 4 महीने आए, बीच में छोड़ दिया। बिल्कुल। ये चलता होगा आपके साथ? ये तो हर रोज का काम है। अकेडमी में बहुत से बच्चे आते हैं, कुछ पेरेंट्स भी आते हैं। हाँ जी। पेरेंट्स की बात मैं बताना चाहूंगा। आज बहुत से पेरेंट्स आते हैं, और ये अच्छा मैसेज भी है बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। पेरेंट्स आके सबसे पहले एक क्वेश्चन पुट करते हैं कि सर, हम बच्चा आपके पास छोड़ रहे हैं, क्रिकेटर हमारा बच्चा कब बन जाएगा, ओके, कब बड़े लेवल पे खेल जाएगा। बट हम पेरेंट्स को एक ही जवाब देते हैं कि आपके बच्चे को हम कहीं नहीं खिला सकते। आपके बच्चे ने जो सीखा है, अगर वो उसको साबित करेंगे, बिल्कुल। उसको अपने लेवल पे लेके जाएंगे, अगर वो उस मुकाम को हासिल कर लेंगे तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ओके। कंपटीशन हर चीज में है, बिल्कुल। चाहे वो स्टडी है, चाहे सिंगिंग है, चाहे मॉडलिंग, एक्टिंग है, चाहे क्रिकेट है, हर चीज में कंपटीशन है। बट बच्चा कामयाब कैसे होगा? अगर उसमें वो टैलेंट है, जुनून है, और उससे उसको प्रेम है, तो बच्चे को कोई नहीं रोक सकता। और कोई भी कोच या कोई भी गुरु इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खिला सकता अगर बच्चे में जुनून नहीं है। सिर्फ बच्चा तब पहुंचेगा जब बच्चे में टैलेंट होगा। ओके। नहीं, जैसे आप ये बहुत सी जो आपकी अपनी जो टॉक्स है ना, बहुत लोगों तक जाने वाली है, बहुत पेरेंट्स तक जाने वाली है। यहाँ तक मुझे लगता है पेरेंट्स जल्दी कर जाते हैं किसी चीज के अंदर। जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी काम है, स्टडी, अब हम स्टडी की बात करें, स्टडी हम फर्स्ट क्लास से लेके मालूम ही नहीं है कब तक पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डिग्रीज, कॉलेज में जाते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो बच्चे पढ़ने के लिए बहुत कुछ करते हैं, आईलेट्स भी करते हैं, पर जरूरी तो नहीं है कि सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी चीज में सक्सेस मिलेगी जो चीज हम कर रहे हैं। अलग चीज में भी सक्सेस मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पेरेंट्स जल्दी क्या करते हैं, पेरेंट्स को रिजल्ट चाहिए। अगर आईलेट्स कर रहा है बच्चा, तो आईलेट्स में 2 महीने में, 3 महीने में रिजल्ट चाहिए। बट रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी। और बच्चा अच्छी मेहनत कर रहा है तो रिजल्ट 2 महीने की जगह 1 महीने में भी आ सकता है। और अगर बच्चा अच्छी स्टडी नहीं कर रहा तो वो क्या पता 1 साल में रिजल्ट ना आए। तो वैसे ही स्पोर्ट्स में है, बच्चे को मरना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। गर्मी सर्दी जैसे वेदर रहता है, चाहे वो बारिश है, धूप है, अच्छी सर्दी है, तो बच्चे को मेहनत फुल करनी पड़ेगी। अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। और जब भी उसको चांस मिले परफॉर्म करने का, मैचेस मिले, तो उसमें परफॉर्म करना पड़ेगा। कोचिज कुछ नहीं कर सकता, कोचिज सिर्फ गाइड कर सकता है, शिक्षा दे सकता है। कोई कोच गाइड करके आपको इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खिला सकता। वो आपकी स्किल्स है कि आप उसको किस बेस पे जाके अपने आप को साबित कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीजें डिपेंड करती हैं बच्चे पे। कोच अच्छी शिक्षा दे सकता है, टीचर अच्छी शिक्षा दे सकता है, बट टीचर जॉब नहीं लगवा सकता।
ओके बच्चे पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि बीए कर लिया, एमए कर लिया, और हम डिपेंड है कि हमारा टीचर जो है हमें जॉब लगवा देगा, नहीं लगवा सकता। सिर्फ टीचर का जो काम है वो स्टडी करवाना है, मेहनत करना बच्चे का काम है। वैसे ही कोच का काम भी यही है कि कोच ग्राउंड में सिर्फ कोचिंग करवा सकता है, वो अच्छी स्किल्स दे सकता है, मेहनत करना बच्चे का काम है। बिल्कुल। मैचों में परफॉर्म, आप बच्चा कोई मैच खेल रहा है, 50 ओवर का मैच कर रहा है, आप 100 कीजिए। बॉलर हो तो आप 4 विकेट निकाल के दीजिए, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल। हम कहते हैं कि कंपटीशन है, कंपटीशन किस चीज का है? अगर कंपटीशन है तो आप 4-4 विकेट निकालिए, अपने आप को साबित कीजिए। बिल्कुल, आपको कोई भी इंडिया ले, अभी एक हमारे अंकुश कंबोज जी हैं करनाल से, अभी आईपीएल में देखा होगा मुंबई इंडियंस से खेले, वो उनको चांस मिला है, नाइस। बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, और नेक्स्ट आईपीएल में उनकी धमाल देखने को मिलेगी। तो देखिए, जब कंपटीशन में आप हो, आपको अच्छा चांस मिल रहा है, तो आपको साबित तो करना पड़ेगा। अगर साबित ही नहीं कर पाओगे आप, तो कोच को दोष नहीं दे सकते या किसी टीचर को दोष नहीं दे सकते कि हम कामयाब नहीं हुए, हम सक्सेस नहीं हुए, हमारा प्लेटफॉर्म जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। तो ये चीज़ें आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि अपनी साइड से भी कोई बच्चा आईपीएल खेलेगा जरूर। देखिए, वो जो मैंने अभी मैसेज दिया है, अगर मेहनत करेगा बच्चा तो कोई नहीं रोक सकता उसको। बिल्कुल बिल्कुल। मेन क्या है कि बच्चों को मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात फोकस करना पड़ेगा उस काम पे, जो भी है, जो भी काम कर रहे हैं बच्चे, अगर कामयाबी चाहिए तो बच्चे को उस फील्ड में दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, जी जान लगाना पड़ेगा, तब जाके बच्चे को सक्सेस मिलेगी। नहीं, सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? पैसा आना, फेम आना, सब कुछ आना सक्सेस है, या मतलब आराम से जिंदगी जीना यार, खुश होना? ये मैं भी कंफ्यूज हूँ इसमें। देखिए, सबसे पहले तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। मेन क्या है, इंपॉर्टेंट है लाइफ। लाइफ खुशी खुशी अगर कोई बंदा जी रहा है, इंजॉय कर रहा है, तो उससे बड़ी मेरे आइडिया में इस दुनिया में कोई संपत्ति नहीं है। ओके। सबके साथ प्रेम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी जा रहे हैं हम, हर बंदा ये कहे कि इस शख्स जैसा इंसान नहीं है। तो मेन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबके साथ प्रेम प्यार। हम कभी जाते हैं, कभी उसका झगड़ा हो रहा है, कभी उधर झगड़ा हो रहा है, तो इन चीजों का कट होना चाहिए। सबके साथ एक प्रेम भाईचारे के साथ रहना चाहिए, जिससे कि प्रेम बढ़े और लाइफ जो है वो लॉन्ग टाइम जाए। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय। अभी आपने एनआईएस की बात की बीच में, क्योंकि बहुत से यंग बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने इस लाइन में आना है, तो ये इस एक सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है, या आप कैसे रेकमेंड करते हो कि हर बच्चे को करना चाहिए जो इस कोचिंग में आना चाहता है? देखिए, इसका भी क्राइटेरिया होता है, हर बच्चा एनआईएस नहीं कर सकता। ओके। और अगर हर बच्चा एनआईएस करेगा तो सभी कोचेस बन जाएंगे। तो इसका क्राइटेरिया होता है, जैसे कि इंटर स्टेट लेवल पे जब आप इंटर यूनिवर्सिटी खेले हुए, तो उसके सर्टिफिकेट बेस पे एनआईएस होता है। ओके। और वो डिपेंड करता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया की तरफ से, ओके, कि वहाँ पे सीट्स लिमिटेड कितनी है, कितनी लिमिट है सीटों की, और कितने बच्चों को वो हर साल ट्रेनिंग दे सकते हैं, कितने बच्चों को वो कोच बना सकते हैं। तो वो बच्चों पे डिपेंड करता है कि उनके पास वो साधन है या नहीं है, वो सर्टिफिकेट अवेलेबल है या नहीं है। तो उस बेस पे जब सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं तो वो कोचिंग लाइन में आ सकते हैं, वो अच्छे से गाइड कर सकते हैं बच्चों को। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है खिलाड़ियों के लिए। क्योंकि आजकल ना एक गेम भी एक प्रोफेशन है। बिल्कुल। मतलब अगर आपको गेम में आगे जाना है तो गेम की नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपको एजुकेशन में आगे जाना है तो एजुकेशन में जाना चाहिए। कई बच्चे जैसे एजुकेशन को साइड में कर देते हैं जी। मैं उसमें एग्री नहीं हूँ, क्योंकि एजुकेशन भी साथ चलनी चाहिए। बिल्कुल। आप भी एग्री करते होंगे इस चीज़ से मेरे ख्याल से? देखिए, एजुकेशन भी जरूरी है और स्पोर्ट्स भी जरूरी है, और स्पोर्ट्स तो आज के समय बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज हम देख रहे हैं इन फ्यूचर, मैंने तो देख लिया है कि इन फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके। एज कम हो रही है। पहले क्या होता थे, हमें बुजुर्ग देखने को मिलते थे जिनकी एज होती थी 80, 90, 100 भी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। बट आज जो एज रह गया, जो लिमिट रह गया, वो 50, 60। हार्ट अटैक हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, तो उसका कारण कौन है? हम खुद हैं। ओके। हर चीज दवाइयों से, हम फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हम फोकस, हमारा बच्चा एक स्टडी, दिन रात स्टडी चाहिए हमें बस। पेरेंट्स को क्या है, बड़े स्कूल में लगा दिया है, बच्चा सुबह जाएगा, इवनिंग तक स्टडी ओनली, स्कूल तक ट्यूशन लगा दिया बच्चों को। उनका जो माइंड है ना, वो फोकस कर दिया सिर्फ स्टडी पे। ओके। और अगर बच्चा स्टडी करके अगर कोई जॉब भी लग जाता है, सक्सेस हो भी जाता है, बट हमारी एज तो कम हो रही है। बिल्कुल। उसके लिए हमें क्या जरूरी है? स्पोर्ट्स,
फिटनेस जरूरी है। और स्पोर्ट्स के साथ अगर जरूरी आप स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, योगा कर सकते हैं, और भी बहुत सी एक्टिविटी हैं जिससे कि हमारा डेवलपमेंट होता रहे, हमारा बॉडी काम करता रहे और हम जो लॉन्ग टाइम अपनी जर्नी कर सकें। तो ये चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इन फ्यूचर स्पोर्ट्स की और भी वैल्यू बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में फ़ोन बहुत इफेक्ट हैं फ़ोन के। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो फ़ोन है। घर में हर बच्चे के पास, हर पेरेंट्स के पास, जितने भी फैमिली मेंबर है सबके पास फ़ोन है, सब फ़ोन चला रहे हैं। बिल्कुल। और किसी के साथ कोई भी डिस्कस नहीं होता, चाहे मम्मी है चाहे पापा है। बच्चे अलग रूम में बैठे हैं, मम्मी पापा अलग रूम में बैठे हैं। और पहले के टाइम में क्या थे, फ़ोन नहीं थे, तो सब ज्वाइंट होते थे, सबके साथ डिस्कस होते थे, बिल्कुल। संस्कार मिलते थे बड़ों से। बट आजकल कोई संस्कार नहीं है। आजकल एक कहते हैं ना कि आप टीच कर रहे हो या आप कोच कर रहे हो तो आपको बच्चे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो रिस्पेक्ट बहुत कम है आज के समय में। कोई अच्छा बच्चा आपको रिस्पेक्ट दे तो हो सकता है, बट आज वो रिस्पेक्ट नहीं है। बच्चे 1 साल बाद आपको भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये रियलिटी आज के समय। बट कारण क्या है, हम खुद हैं, पेरेंट्स हैं कि फोन दे दिया, डिस्कस नहीं हो रही, अच्छे संस्कार नहीं मेरे बच्चों को। तो यही कारण है। तो इसीलिए बच्चों को अगर टाइम देना है तो फोनों को साइड पे रखना पड़ेगा। एक टॉपिक जो मुझे लगता है ना जरूरी है डिस्कस करना, क्योंकि जिस एज के बच्चों को आप कोचिंग देते हो बिल्कुल उसी एज के बच्चों को ज़्यादा चांसेस है बिगड़ने के। जी। क्योंकि वो स्कूल लाइफ के बच्चे भी हैं, कुछ कॉलेज लाइफ के बच्चे भी हैं, वो गलत संगत में भी चले जाते होंगे बीच में बच्चे। तो आप उनको कैसे संभालते हो? बिल्कुल, जैसे कि आज जनरेशन ही ऐसी हो चुकी है, फोनों के कारण बच्चे फोनों पे जो चीज़ देखते हैं वैसे ही उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स बहुत ही बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चों को बहुत चीज़ें गाइड की जाती हैं। हर चीज़ कि फैमिली के साथ आपने कैसे रहना है, आपने अपनी पहचान कैसे बनानी है, अपने समाज में कैसे रहना है, हर चीज़ से गाइड किया जाता है। और एक जो बात मैं कहने जा रहा हूँ कि आजकल जो ये लव मैटर है ये बड़ा ही फेमस भी हो चुका है, देखिए तो। बट उसको नेगेटिव में ज्यादा लिया जा रहा है कि प्यार वर्ड क्या है ये तो मालूम होना चाहिए। बच्चों को हम बोल देते हैं कि लव, बट लव एक बड़ा ही प्यार का प्रतीक है। प्यार किससे नहीं होता, हमें अपनी फैमिली से प्यार है, हमें हमारे फैमिली में जितने भी मेंबर हैं हम सबको प्यार करते हैं। हमारी एकेडमी है, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो जितने भी हमारे साथ जुड़े होते हैं लोग, हम सबसे प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई नफरत थोड़ी करते हैं हम। बट प्यार वर्ड को हमने खुद ही नेगेटिव में भी ज्यादा दिखा दिया कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। अगर इसको सोचा जाए तो प्यार वर्ड बहुत अच्छा है। हम अगर सारी दुनिया को प्यार करें, एक लव करें, अगर मैंने किसी को बोला आई लाइक यू तो सबको बहुत खुशी होगी कि यार आप मुझे पसंद करते हो। अगर बाय द वे मैंने उसी चीज को रिपीट कर दिया और चेंज करके बोला कि आई लव यू, ओके, तो उसको लोग नेगेटिव में लगे। बात तो वही है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं आपको पसंद करता हूं। बट बात यही है कि समाज में जो नेगेटिविटी है ना वो ज्यादा फैलती है। ओके। अच्छी चीजों को प्रेफर कम किया जाता है और नेगेटिव चीजों को ज्यादा उठाया जाता है, उसका हुआ ज्यादा बनाया जाता है। तो मैसेज तो यही है कि अगर जिंदगी मिली है तो सबसे प्यार करो, जीना यही है, जिंदगी यही है। अगर हम किसी से दुश्मनी करेंगे, अगर नफरत करेंगे तो उसका तो मुझे लगता है कि जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। नफरत से हम क्या साबित करेंगे? नफरत करेंगे तो हम किससे करेंगे? और नफरत कर भी रहे हैं तो उससे हमें मिल क्या रहा है? तो इसलिए ये मैसेज है सभी बच्चों के लिए भी, सभी फैमिलीज के लिए भी, और जो भी है तो आप सभी एक दूसरे को प्यार करें। प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है और जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस जिंदगी में अगर हमने सबको प्यार किया तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ और बढ़ेगी। बट अगर नफरत करेंगे तो लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, टेंशन बढ़ेगी। टेंशन क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नफरत है ना किसी से। तो नफरत तो जहर घोलेगी, खुशी तो देगी नहीं। इसलिए सबसे प्यार करो। ये मेरा तो मैसेज यही है कि आप सबसे प्यार करो और इसको नेगेटिव वे में कम लो और पॉजिटिव में ज़्यादा लो, जिससे कि समाज और अच्छे लेवल पे जाए और नफरत कम हो। ओके। कि आप बहुत से चैनलों पे घूमते हो, आप स्टार न्यूज़ पे, आज तक पे, एबीपी न्यूज़ पे, जितने भी नेशनल चैनल है, आपने बहुत जगह अपना इंटरव्यूज दिया है, अपने बारे में बताया है। हाँ जी। आज आप मेरे साथ थे, बिल्कुल। कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ। और आज तो बैठे हुए मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेली हमने लंबे समय तक और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जैसे कि आज
इतना अच्छा फर्स्ट पॉडकास्ट मेरा है। I think- आपने उम्मीद की थी कैसा सेटअप मिलेगा आपको? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कि इतना अच्छा सेटअप लगा हुआ है, और फर्स्ट पॉडकास्ट है मेरा आज। मैंने आज पहली बार ऐसे डिस्कस किया है और बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील हो रहा है। और आगे के भी प्रोग्राम जो भी रहेंगे तो हम जरूर आपसे मुलाकात बिल्कुल करते रहेंगे। नहीं, क्योंकि मेरा जो मकसद है ना, मैं आपको पहले भी डिस्कस किया कि मोटिवेशन है ना वो लोकल लेवल से ज्यादा मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो गेस्ट है ना मेरा वेल नोन हो, उसको खासकर जो आसपास वाले लोग हैं वो जानते हो, जी। छोटे गांव से निकला हो बंदा और बहुत अच्छा उसने किया हो। जी, जी। तो मुझे लगता है कि उस मकसद में कहीं ना कहीं मैं कामयाब हो रहा हूँ। मेरा 3rd एपिसोड है और मेरे जो फर्स्ट 2nd एपिसोड आए हैं लोगों ने बहुत अच्छा पसंद किया उसको, और आपके एपिसोड को ही मुझे पता है कि बहुत लोग पसंद करेंगे, क्योंकि आप भी जाने पहचानी सेलिब्रिटी हो और आप अच्छा काम कर रहे हो। और ये भी चीज़ है कि मैं क्यों कनेक्ट करता हूँ कि लोग जो भी जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी एकेडमी भी आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, जी, जी। थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज़ आप लास्ट में जरूर डिस्कस कीजिए कि जो बच्चा एकेडमी में आ रहा है, कोचिंग के लिए आ रहा है, वो क्या सोच के आए कि लंबी गेम है? बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे पहले डिस्कस किया था कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, हाँ जी, बस उसका जुनून होना चाहिए। अगर हमारे में वो जुनून है, उसको करने का हमारे में टैलेंट है, तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता, हम कामयाब हो सकते हैं। तो आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो बस उस फील्ड को आप इतने शिद्दत से कीजिए कि आपको कामयाबी उसमें मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरा तो ये सपना था रतिया शहर के लिए, और रतिया शहर से ही मैं यहाँ से ही उठाऊं। ये बहुत ही छोटा सा सिटी है, और इस शहर से मैं आई थिंक 2012 से मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी, स्टार्ट की थी, और मैंने सिर्फ एक ही लड़के को 3 महीने कोचिंग दी थी। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आज के समय में अगर एक कोच एक ही बच्चे को कोचिंग करा रहा है तो कहीं ना कहीं वो बच्चा भी शायद छोड़ के चला जाए कि यहाँ कुछ नहीं है। मैंने एक ही लड़के को कोचिंग दी, जिससे कि आज एकेडमी इतने बड़े लेवल पे चल रही है। तब तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना तो NIS था, कुछ भी नहीं था। मैंने स्टार्ट किया था एकेडमी, बच्चों को सिखाना स्टार्ट, और मेरा एक ड्रीम है कि रतिया शहर के लिए जिंदगी है तो इस रतिया शहर का नाम पूरे देश में और अदर कंट्रियों में भी इस शहर का नाम गूंजे। ये मेरा सपना है। और यहाँ के जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, वो इन चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि कोई भी खिलाड़ी है, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे कोई अच्छा स्टूडेंट है, उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो अपने शहर का नाम रोशन कर पाए। तो मेरी सोच है कि मैं अपने शहर के लिए कुछ बड़ा कर पाऊँ। दीपक जी आज आप आए, बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और उम्मीद है कि आगे आप मिलते रहेंगे, बहुत सी बातें आप और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सर थैंक यू जी। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका जो पॉडकास्ट है वो और आगे बेहतर करे, और यहाँ पे अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे अच्छे समाज सेवी आके इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अपनी डिस्कस विचार जो हैं वो समाज के सामने लेके आए। थैंक यू सर।